चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें एनिमल टिश्यू हमारा जो पार्ट था उस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो पोर्शन हम लोग देख रहे थे वो कनेक्टिव टिश्यू हमारा पोर्शन चल रहा था। और कनेक्टिव टिश्यू में हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को लेकर चलेंगे। और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अगर हम नाम पर जाएं तो इसे हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है थोड़ा सा इसके बारे में कि ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स में, या बोला जाए वेसल्स में फ्लो करता है। एक्चुअली केवल ब्लड वेसल्स नहीं है, ये वेसल्स में फ्लो करता है। तो वेसल्स ब्लड को भी कैरी करती हैं और वेसल्स लिम्फ को भी कैरी करती हैं। तो ब्लड वेसल्स भी होती हैं और लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। लिम्फ वेसल्स दोनों तरह की वेसल्स पाई जाती हैं। तो ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में फ्लो करता है, बहता है, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप का पाया जाता है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ये दो तरह का कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में फ्लो करता है वेसल्स के अंदर। फ्लूइड फॉर्म में पाया जाने वाला ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड की बात करें तो ब्लड जिन वेसल्स में फ्लो करता है वो या तो आर्टरीज होती हैं या वेन्स होती हैं या कैपिलरीज होती हैं। जब हम सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको सुनेंगे। और लिम्फ जिन वेसल्स में फ्लो करता है वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है, वेन्स में फ्लो करता है और कैपिलरीज में फ्लो करता है। लेकिन लिम्फ जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं दे आर एक्चुअली वेन्स, वो वेन्स होती हैं जिनमें लिम्फ फ्लो करता है और उन वेन्स को लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। तो एनाटॉमिकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज लिम्फेटिक वेसल्स आर एक्चुअली वेन्स विच कंटेन लिम्फ इन इट, जिनमें अंदर लिम्फ पाया जाता है, उन्हें लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्लड से और फिर देखेंगे लिम्फ जो है वो ब्लड से क्यों अलग है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन पहले हमारा एरिया ऑफ कंटेक्स्ट आज की क्लास का होगा ब्लड। अब बच्चों ब्लड जो है वो हमें दो बार पूरे सिलेबस में पढ़ना है। एक हमें इस टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को पढ़ना है और दूसरा हमें इसे पढ़ना है जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो दो बार पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में इसको समझ लेते हैं ब्लड को, और जिससे कि हमें दोनों चैप्टर्स में हेल्प मिलेगी इस, क्योंकि दोनों जगह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों जगह से इसके पॉइंट जो है वो क्वेश्चंस बन के सामने आते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं ब्लड, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ब्लड। चलिए बढ़ते हैं ब्लड की तरफ। सबसे पहले देखते हैं ब्लड भाई होता क्या है, कहते किसको हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या खास बात है। सो अगर हम ब्लड को डिफाइन करें तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये इसकी डिफिनीशन है, या बोल सकते हैं इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म। सो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड फॉर्म में है। और अकेला ऐसा हमने पढ़ा है, अकेला ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सॉलिड मैट्रिक्स नहीं प्रेजेंट है। यानी अकेले ऐसे टिश्यूज हैं जिनका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। सो डिफाइन करते हैं, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कलर क्या होता है भाई ब्लड का, रेड। कोई और
कलर नहीं होता, एक ही कलर है रेड। हाँ, लेकिन रेड को लेकर भी थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस हमें मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनका कलर अ लिटिल बिट लाइट रेड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनका कलर लिटिल बिट डार्क रेड होता है। वैसे दोनों है रेड, और हम देखकर अकेले किसी ऑक्सीजनेटेड को देखें और डीऑक्सीजनेटेड को देखें तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड कौन सा। जब हम कंपेयर करेंगे, जब दोनों हमारे सामने होंगे, तब उनके कलर के शेड को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अकेले को देखकर नहीं बता सकते। पीएच की बात करें, पीएच मतलब कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो पीएच मिलता है 7.4, और ये पीएच इसके प्लाज्मा की वजह से मिलता है। प्लाज्मा का पीएच है 7.4 जो इसका फ्लूइड कंटेंट होता है, और उसी की वजह से स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है, थोड़ा सा अल्कलाइन यानी हल्का सा न्यूट्रल से ऊपर यानी बेस की तरफ होता है, और वीक बेस है, स्लाइटली बेसिक है, और इसलिए स्लाइटली बेसिक को हम अल्कलाइन कहते हैं। तो जो हल्का बेस होता है उसे अल्कलाइन वर्ड भी यूज किया जाता है। अल्कली, वीक बेसेस आर नोन एज अल्कली, एंड वीक पीएच टुवर्ड्स बेस इज नोन एज अल्कलाइन। क्वांटिटी, बॉडी में इनकी क्वांटिटी कितनी होती है अगर हम समझें, सो हमारा जो बॉडी वेट है, जितना भी हमारा बॉडी वेट है, सब में अलग अलग क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन सभी लोग अपना बॉडी वेट तो मालूम ही होगा। तो बॉडी वेट का 7 to 8% जो है वो मिलता है ब्लड। तो एक एवरेज अप्रॉक्स, हम एक आइडियल जो ह्यूमन कहते हैं वो 70 किलोग्राम के एक पर्सन को हम आइडियल ह्यूमन कहते हैं। जो भी वैल्यूज हम देखेंगे बायोलॉजी में वो एक सभी के लिए अलग अलग होती है, वो एक आइडियल पर्सन को दिमाग में रख के डिसाइड की जाती है, और वो आइडियल पर्सन 70 किलोग्राम का डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर कोई 70 किलोग्राम किसी का वजन है तो उसके बॉडी का 7 to 8% जो है वो ब्लड मिलेगा, जो आएगा लगभग 5 लीटर के अप्रोक्स। तो हम ऐसा कंफर्म सीधे नहीं बोल सकते कि सबकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, वो बॉडी वेट पर डिपेंड करता है। जिसका बॉडी वेट कम होगा उसके बॉडी में और कम ब्लड होगा, जिसका बॉडी वेट ज्यादा होगा उसकी बॉडी में ब्लड का अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अप्रोक्स हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। एवरेज याद रखना है, 5 लीटर ब्लड एक एवरेज ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी हम कहते हैं किसको? स्टडी ऑफ ब्लड को। जो पैथोलॉजी में ब्लड रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, या ब्लड की जो कंपोनेंट हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उन्हें हेमेटोलॉजी बोला जाता है। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, जिसमें हम ब्लड और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। हेम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, हेमोपोइसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब ये हेमोपोइसिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्लड के फॉर्मेशन की, तो बर्थ के पहले यानी प्रेगनेंसी पीरियड में जो हमारी इंट्रा यूटेराइन लाइफ थी, बर्थ के पहले का जो टाइम होता है जेस्टेशन पीरियड के समय, उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ब्लड का फॉर्मेशन अलग साइट पर होता है, और आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ब्लड का फॉर्मेशन अलग साइट पर होता है। तो दोनों ही साइट्स को हमें समझना है, और इसको कैसे समझेंगे कि ब्लड जो है बर्थ के पहले कहाँ फॉर्म होता है और बर्थ के बाद कहाँ फॉर्म होता है। तो ध्यान से सुनो। बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले जो सबसे पहले ब्लड फॉर्मेशन की शुरुआत अगर होती है तो वो होती है यॉर्क सैक में। ठीक है, यॉर्क सैक वन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं
एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक। चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अलग अलग फंक्शन है। ये यॉर्क सैक जो है ये वन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले ये मेम्ब्रेन बनती है और यही सबसे स्टार्टिंग करती है ब्लड फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले अगर ब्लड फॉर्मेशन की शुरुआत होती है तो कहां से? यॉर्क सैक से। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बनते हैं तो लिवर बनता है, तो लिवर बनता है और लिवर फिर सेकंड नंबर पे आता है, यानी यॉर्क सैक के बाद ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो लिवर में होता है। तो एम्ब्रियो स्टेज में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मेजर जो ब्लड फॉर्मेशन साइट है वो लिवर है। थर्ड, फिर थोड़ा सा ब्लड फॉर्मेशन बोन मैरो में भी शुरू होता है। बोन मैरो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, ठीक है। तो ये हम यहां पर नोट करेंगे, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। जो भी बोन्स बनती जाती हैं उनके बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर माइनर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है किडनी और स्प्लीन में भी बनता है। कब? एम्ब्रियो स्टेज में। ये याद रखना, एम्ब्रियो स्टेज में माइनर अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी एंड स्प्लीन। तो एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन 2016 में आया था, 2016 में, जो उस साल 2 बार नीट हुआ था। तो 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि ब्लड फॉर्मेशन फर्स्ट स्टार्ट्स इन, ब्लड फॉर्मेशन सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है? 4 ऑप्शन दिए थे, उस ऑप्शन में किडनी दिया था, उस ऑप्शन में बोन मैरो दिया था, स्प्लीन दिया था और लिवर दिया था। वैसे तो हमें मालूम है कि भाई सबसे पहले शुरुआत हुआ कहाँ? यॉर्क सैक में, लेकिन यॉर्क सैक ऑप्शन में नहीं है और ऐसा हो सकता है। तो हमें जाना पड़ेगा कि दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से क्या सबसे करेक्ट है, और दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से लिवर इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो 2016 में ये आ चुका है। हालांकि मैं जब से पढ़ा रहा हूं 2010 से, तब से मैं पढ़ा रहा हूं इसको, लेकिन उससे पहले कभी इसका जिक्र ही नहीं था और 2016 में तो ये पक्का हो गया कि भाई ये चीज पूछी जाती है। तो ध्यान में रहे कि क्या पूछा जाता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं जो आपको लगे कि सर ये तो बुक में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से वो बता रहा हूँ, वो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। और ऐसी कुछ ही चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा मैं नहीं बताता एक्स्ट्रा, लेकिन कुछ जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो मैं जरूर डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ की बात करें तो बर्थ के बाद 20 साल तक, आफ्टर बर्थ जो है 20 इयर्स की एज तक, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, सभी बोन्स की बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन पाया जाता है, इसीलिए लिखा है बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स। और 20 इयर्स के बाद की बात करें, आफ्टर 20 इयर्स, सो आ जाता है बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में, ठीक है। किसकी बोन मैरो में? लॉन्ग बोन्स। ऐसा क्यों है? 20 साल तक सभी बोन्स में हो रहा है और 20 साल के बाद जो है केवल लॉन्ग बोन्स में हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली क्या होता है, 20 इयर्स की एज तक बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है, बॉडी एक रैपिड रेट पर ग्रो करती है, लेकिन 20 इयर्स के बाद जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाता है, मोस्ट ऑफ द बोन्स लूजेस देयर बोन मैरो। बहुत सी बोन्स होती हैं जो अपने बोन मैरो को लूज कर देती है। अगर हम लॉन्ग बोन्स को छोड़ दें, जैसे हमारा ह्यूमरस हो गया, ठीक है, फीमर हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, ठीक है, टीबिया फिबुला हो गया, ये लॉन्ग बोन्स हैं, इनमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो छोटी बोन्स है, जैसे हमारी जो है रिब्स हो गई या वर्टिब्री हो गई, ठीक है, इनमें जो है ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, क्योंकि इनका जो बोन मैरो है उसमें पूरा कैल्शियम का डिपोजिशन पाया जाता है। तो बोन मैरो बिकम्स कैल्सिफाइड
और बोन मैरो कैल्सिफाइड हो जाता है तो वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये है कहानी ब्लड के जो कॉमन ब्लड के फीचर और उसके फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन की बात करें कि ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक मिलता है, एक केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो हमें वाटर मिलता है जो कि 92% 93% मिलता है, 92 से 93% वाटर, और 8% जो है वो प्रोटीन मिलता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है। और ये जो है, ये बेसिकली जो कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, ये ब्लड कंपोजिशन जो है ये हमें प्लाज्मा का मिलता है। ठीक है, ब्लड का ये जो कंपोजिशन है ये हमें किसका मिलता है, इसके प्लाज्मा का कंपोजिशन मिलता है। अब प्लाज्मा क्या है वो देखने के लिए हम बात करेंगे कि जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और वो होता है लगभग 55%। दूसरा जो कंपोनेंट पाया जाता है वो होती हैं ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स होती हैं 45%। फिर प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा जो है ये पेल येलो कलर का, मतलब डल येलो विस्कस पार्ट होता है, फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है, और उसमें हमें मिलते हैं क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, क्या मिलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। जो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा के, जो फ्लूइड फॉर्म है ब्लड का, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन हमें तीन तरह का मिलता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। ये तीन तरह के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, और तीनों प्लाज्मा प्रोटीन के अलग फंक्शन हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये हम याद यहां पर नोट करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करता है। एंटीबॉडी जो होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है उन्हें, और वो एंटीबॉडीज ही ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है। तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, या हम बोले इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन, तो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती हैं। जो हार्मफुल एंटीजेंस बॉडी पर आते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीबॉडीज करती। तीसरा होता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन ये इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, एक्टिवेट होता है तो ये फाइब्रिन में बदल जाता है, और फाइब्रिन में जब बदल जाता है तो ये फिर ब्लड क्लॉट कराता है। सो ये भी प्रोटेक्शन, एक तरह से अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन में एक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में एक्ट करता है, बॉडी से होने वाले ब्लड लॉस को रोकता है। कौन, फिब्रिनोजेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे और क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं। तो आयंस मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और तमाम तरह के आयंस। इसके अलावा ब्लड इज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स का पाया जाना, सभी हॉर्मोन्स ब्लड में, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, सभी हॉर्मोन्स। ठीक है, ब्लड जो है हॉर्मोन्स के लिए हाईवे होता है। हॉर्मोन्स को बॉडी के किसी पार्ट से किसी पार्ट तक जाना हो, जैसे अगर हम बात करें हमारे ब्रेन के अंदर जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ब्रेन का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन से अटैच होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन बना रहा है, उसको पूरी बॉडी में जाना है, तो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, एक हाईवे से होके जाएगा। वो हाईवे क्या है, ब्लड है। तो ऑल द हॉर्मोन्स। इसके अलावा जो विटामिन एब्जॉर्ब हुए हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे इंटेस्टाइन में, वो विटामिन भी ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। यूरिया अमोनिया, यूरिया अमोनिया क्या हो गए, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, ध्यान से सुनना।
जनरली हमारा जो बॉडी की सेल्स जब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करती हैं तो वो अमोनिया रिलीज करती हैं, वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होता है अमोनिया, लेकिन अमोनिया को हमारी बॉडी लूज नहीं कर सकती, इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। तो वो अमोनिया जाता है किसमें, लिवर में, और लिवर उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। यूरिया इज मच मोर लेस टॉक्सिक फॉर, अमोनिया जो है वो यूरिया से बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, लैक्स एंड लैक्स टाइम्स टॉक्सिक है, एंड यूरिया इज वेरी लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, और लिवर जो है इस अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। तो जो ब्लड लिवर में जाएगा उसमें अमोनिया ज्यादा मिलेगा, और जो ब्लड लिवर से आएगा उसमें यूरिया ज्यादा मिलेगा, और इस फॉर्मेशन को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं या यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, वहां पर इस साइकिल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका कंपोनेंट होता है वाटर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाटर। वाटर में हमने बताया 92% वाटर मिलता है, 7% के लगभग 7 to 8% प्रोटीन है, और बाकी सब जो कंटेंट है वो लेस देन 1% में मिलता है। हम ब्लड सेल्स की बात करें तो 3 तरह की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जो तीनों मिलकर 45% ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, और वो ब्लड वेसल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे बढ़, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ब्लड सेल्स की शुरुआत करते हैं, और ब्लड सेल्स में जो सबसे पहली ब्लड सेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आरबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। सो आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, और इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। सो मच मोर पॉपुलर जो वर्ड इनके लिए यूज करते हैं वो है एरिथ्रोसाइट, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। आरबीसी कॉमनली नोन एज एरिथ्रोसाइट कैसी होती है भाई, सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, ठीक है। कैसा शेप होता है, सर्कुलर होती हैं, गोल होती हैं। बाइकॉन्केव क्यों, दोनों तरफ से कॉन्केव दिखती हैं, दोनों सरफेस इनकी कॉन्केव दिखती है, इसलिए बाइकॉन्केव। और डिस्क लाइक, डिस्क मतलब चपटी होती हैं, फ्लैट डिस्क के जैसी होती हैं। साइज जो है इनका, लेंथ डायमीटर जिसको बोले, डायमीटर 7.2 माइक्रोन, किनारे पर इनका जो डायमीटर है वो 2.2 माइक्रोन, और सेंटर की तरफ 1 माइक्रोन। तो हम बोले तो साइड से हमें ये डंबल शेप की दिख रही है, ठीक है, डंबल शेप, अगर कट करेंगे तो हमें डंबल शेप दिखेगी। तो सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क लाइक इनका स्ट्रक्चर है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कभी नहीं था। जब ये आरबीसी मैच्योर हुई तो इसमें न्यूक्लियस तब तक डिसअपियर हो गया। जब फॉर्मेशन होता है इसका उस समय न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है इसका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। तो मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लियस, यानी इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जैसे ये मैच्योर हुई इसका न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया। अब न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया तो उसका रीजन है क्यों डिसअपियर हुआ, कि आरबीसी को न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है अगर वो मैच्योर हो चुकी है, क्योंकि ना ही उसे डिवाइड करना है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। सो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही नहीं होते, तो ना इन्हें मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना है, ना एनर्जी प्रोडक्शन परफॉर्म करना है, ना इन्हें डिवाइड होना है। ये उस किसी भी, हम बोले तो ऐसे कंपोनेंट हैं जो केवल सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इन पे एक बार ऑक्सीजन को लोड कर देते हैं
लंग्स में ये ऑक्सीजन को लेके टिश्यूज तक जाते हैं, वहां ऑक्सीजन को अनलोड करके उन पे कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर ये टिश्यू से लंग्स तक आते हैं, फिर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड करके ऑक्सीजन को लोड कर देते हैं। तो ये केवल सब्सटेंसेस या बोला जाए गैसेस के ट्रांसपोर्ट में अपना रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए बोले तो इन्हें न्यूक्लियस की जरूरत नहीं, और इसलिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बार बार ये मैं बोल रहा हूं कि याद रहे कि इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी इज फिल्ड विथ हेमोग्लोबिन। हमने बोला कि ये एक थैला है, एक बैग है जिसके अंदर ठूस ठूस कर हेमोग्लोबिन भरा हुआ है, और वही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। सो आरबीसी कैन बी डिफाइंड एज अ बैग फुल ऑफ हेमोग्लोबिन। एक बैग है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन भरा हुआ है, ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन जो है ये रेड बोन मैरो में होता है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में रेड बोन मैरो को डिस्कस किया था। आज देख लेते हैं रेड बोन मैरो क्या है। वो बोन मैरो जो एपिफाइसिस की तरफ होता है। द बोन मैरो प्रेजेंट टुवर्ड्स एपिफाइसिस इज नोन एज रेड बोन मैरो, और इसी रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन पाया जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। और आरबीसी का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। तो ये याद रखें, The process of formation of RBC is known as erythropoiesis, और ये erythropoiesis का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में परफॉर्म होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हम फ्लो चार्ट देखते हैं ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का, और इस ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हमें कई तरह की सेल्स या बोला जाए सभी तरह की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें बोन मैरो के अंदर बोन मैरो सेल दिखती है, और वो जो बोन मैरो सेल होती है वो स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी भी दूसरी सेल में डिराइव कर सकती हैं और किसी भी दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड की स्टेम सेल्स, यानी ब्लड की स्टेम सेल्स जो किसी भी तरह की ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट, सभी का फॉर्मेशन एक कॉमन ब्लड स्टेम सेल से होता है। सो ये जो ब्लड स्टेम सेल है इससे फिर फॉर्मेशन होता है, तो दो तरह की सेल्स बनती हैं, एक माइलॉइड सेल्स और एक लिम्फॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स आगे चल के अलग सेलुलर कंपोनेंट बनाती है, लिम्फॉइड सेल्स आगे चल के केवल लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। सो मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स दे फॉर्म फ्रॉम माइलॉइड सेल्स। तो देखते हैं माइलॉइड सेल्स, और माइलॉइड सेल से बनता है आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट। माइलॉइड सेल से प्लेटलेट्स भी बनते हैं, और माइलॉइड सेल से डब्ल्यूबीसीज भी बनती हैं। और डब्ल्यूबीसीज कौन सी बनती हैं? तो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये चार तरह की डब्ल्यूबीसी जो है इसका फॉर्मेशन माइलॉइड सेल से होता है। और एक जो फिफ्थ टाइप है लिम्फोसाइट, जो दो तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, इनका फॉर्मेशन जो है वो होता है किससे? लिम्फॉइड स्टेम सेल से। तो डब्ल्यूबीसीज भी सभी कॉमन ओरिजिन नहीं है, केवल लिम्फोसाइट्स जो है वो लिम्फॉइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट होती हैं, और बाकी सभी माइलॉइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट होती हैं, जहां से आरबीसी और प्लेटलेट्स भी ओरिजिनेट हुए। तो अगर हम बोलें कि इनके एंसेस्टर्स सेम है, किसके? प्लेटलेट्स के, आरबीसीज के, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट्स, इनके एंसेस्टर सेम है, तो भाई बात सही है। सभी की ओरिजिन कहां से? माइलॉइड सेल से। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसीज को हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनके स्ट्रक्चर में हमें ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। तो जिन डब्ल्यूबीसीज में ग्रेन्यूल्स दिखते हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हैं उन्हें ए ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसीज दो तरह की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स।
ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल एंड बेसोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट के 2 टाइप हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप हमें मिलते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो ये ब्लड सेल्स या उनके फॉर्मेशन को लेकर, फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाला ये एक फ्लो चार्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे आरबीसी फॉर्मेशन को लेकर, तो आरबीसी फॉर्मेशन या एरिथ्रोपोइसिस जो स्टेम सेल से बनता है, उसके कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं, कुछ इंटरमीडिएट सेल स्टेजेस बनती हैं। जैसा हमने देखा कि ब्लड स्टेम सेल है, उसके बाद माइलॉइड सेल, और उसके बाद डायरेक्ट आरबीसी नहीं बन जाती, कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स पाए जाते हैं और उन इंटरमीडिएट स्टेप्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। सो ब्लड स्टेम सेल डिवाइड करती है, और ये जो है मैच्योरेशन है, ये बेसिकली क्या है, डिवीजन और मैच्योरेशन है। तो डिवीजन जो हो रहा है वो माइटोसिस टाइप का डिवीजन है, और ये डिवाइड करती है तो माइलॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। माइलॉइड सेल से फिर जो सेल्स बनती हैं उन्हें प्रोनॉर्मोब्लास्ट कहा जाता है, याद रखना, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट से फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद जो है लेट नॉर्मोब्लास्ट बनता है। ये जो स्टेज है लेट नॉर्मोब्लास्ट जो स्टेज है, यहां तक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड स्टेम सेल से लेके लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज तक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो स्टेज होती है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका होता है। तो इसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट वो आरबीसी है जो बोन मैरो के अंदर पाई जाती, ठीक है, हूबहू ये आरबीसी जैसी ही होती है, बस इसमें रेटिकुलिन प्रोटीन होता है, और ये बोन मैरो के अंदर पाई जाती है। जब ये बोन मैरो से निकलकर बाहर सर्कुलेशन में आ जाती है, व्हेन दिस रेटिकुलोसाइट मूव outside the bone marrow and comes in circulation, then it will be termed as RBC। तो जब ये बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में आ जाती है, तब इसे हम आरबीसी कहते हैं, ठीक है। तो इनसाइड बोन मैरो इट इज टर्म्ड एज रेटिकुलोसाइट, व्हेन इट मूव इन सर्कुलेशन देन इट विल बी टर्म्ड एज आरबीसी। अब यहां से बाहर निकलना भी आसान नहीं है भाई, बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में पहुंचना ये भी आसान नहीं है, इट इज नॉट एन इजी टास्क। और आसान नहीं है तो उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोसीजर है, एक खास प्रोसेस है जिससे ये बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में जाती है। तो देखते हैं। सो बोन मैरो से जब भी ये सेल्स निकलती हैं और सर्कुलेशन में जाती हैं, तो इस प्रोसेस को डायपेडिसिस कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना, इस प्रोसेस का नाम है डायपेडिसिस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जब भी, ये केवल आरबीसी में नहीं, डब्ल्यूबीसीज में भी पाया जाता है, मैक्रोफेजेस में भी पाया जाता है। जब भी कोई भी ब्लड सेल या कोई भी सेल किसी सेलुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, तो वो अपने साइज को अल्टर करता है। जैसे हम टूथपेस्ट के ट्यूब में से अगर हम ट्यूब को प्रेस करेंगे तो उसमें से पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही ये स्क्वीज आउट होती हैं, मेम्ब्रेन से स्क्वीज आउट होती हैं, और इस स्क्वीज आउट होने के प्रोसेस को कहते हैं डायपेडिसिस, ठीक है। ये अपने शेप को पतला कर लेती हैं जिससे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, तो इसे बोला जाता है डायपेडिसिस, ये याद रखना है, ठीक है। तो डायपेडिसिस आरबीसी में भी दिखता है, डब्ल्यूबीसीज में भी दिखता है। दूसरी खास बात, so blood cells move outside the bone marrow cavity by the process known as diapedesis, और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों में ही पाया जाता है। खास बात एक और आती है कि ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है, सपोज करो ये ब्लड सेल है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है,
आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, या सबसे पतली जो ब्लड वेसल्स कैपिलरी है, मान लो कैपिलरी पतली ब्लड वेसल्स, तो इनमें आरबीसी जब मूव करता है तो आरबीसी के मूवमेंट में एक खास तरह का पैटर्न होता है। ये पिलर बनाकर मूव करते हैं, जैसे ये पिलर दिख रहा है ना आपको, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ये पूरा का पूरा ये स्टेक जो है इसी तरह से मूव करता है, पिलर ही ऐसा मूव करता है। इसे बोलते हैं रॉलियॉक्स फॉर्मेशन। ठीक है, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं रॉलियॉक्स फॉर्मेशन, जो आरबीसी में पाया जाता है, केवल आरबीसी में। डायपेटिसिस सभी परफॉर्म करते हैं, लेकिन रॉलियॉक्स फॉर्मेशन केवल और केवल आरबीसी में। ये इसलिए ऐसा पैटर्न बनाते हैं जिससे कि आसानी से पतली ब्लड वेसल्स में भी ये ट्रेवल कर सके, इन्हें ट्रेवलिंग में, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाकर मूव करते हैं, जिसे हम रॉलियॉक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आरबीसी के बारे में, कुछ और पॉइंट्स। तो आरबीसी इज टर्म्ड एज बैग फुल ऑफ हेमोग्लोबिन। आरबीसी को हम एक हेमोग्लोबिन से भरा थैला बोलते हैं। ठीक है, एक बैग है जो भरा हुआ है किससे, हेमोग्लोबिन से। और हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2। ये रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है। इसी की वजह से आरबीसी रेड कलर का दिखता है, और इसी की वजह से ब्लड भी रेड कलर का दिखता है। किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से। सो हेमोग्लोबिन के पार्ट्स अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि कितना हेमोग्लोबिन नॉर्मली ब्लड में पाया जाता है। तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन, हमें समझ में आ गया कि हेमोग्लोबिन करता क्या है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है, ये इसका काम है। अब किसको कैसे कैरी करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे, यहां पर ब्लड के रिलेशन में केवल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट की बात करें तो हमारी बॉडी में 15 से 20 ग्राम परसेंट, याद रखना 15 से लेके 20 ग्राम परसेंट हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ग्राम परसेंट का मतलब क्या होता है, ये ग्राम परसेंट वर्ड का मतलब है ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 ml ब्लड में, ठीक है, एक एवरेज 100 ml ब्लड में अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 15 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और एवरेज आता है 18 ग्राम परसेंट या 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ये हमें नॉर्मल एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट मिलता है, नॉर्मल है ये। सो 18 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, और ये मतलब हो जाता है ग्राम परसेंट का। ठीक है, ग्राम मतलब वेट है, और जो डेसीलीटर है वो वॉल्यूम है। तो वेट बाई वॉल्यूम का रेशियो है भाई, ये याद रखना, वेट बाई वॉल्यूम। ग्राम परसेंट जो है वेट बाई वॉल्यूम को डिनोट करता है। अब हेमोग्लोबिन की बात करेंगे तो इसके दो पार्ट हमें मिलते हैं। एक इसमें हेम पार्ट होता है जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है फेरस Fe2+ के फॉर्म में, और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो हम प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा, जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा था, वही ग्लोबुलिन प्रोटीन यहाँ पे हेमोग्लोबिन भी बनाता है। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है और आरबीसी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सो देखेंगे इसके बारे में। तो हेम क्या है, आयरन कंटेनिंग पार्ट है, और आयरन कंटेनिंग पार्ट में भी दो चीजें पाई जाती है। एक पोरफायरिन रिंग पाया जाता है। पोरफायरिन रिंग जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पोरफायरिन का बना होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है पोरफायरिन, और उसमें बीच में कोर एलिमेंट जो है आयरन प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में। ये पॉइंट याद रखना। तो हेम जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट है जिसमें फेरस पाया जाता है, आयरन का फॉर्म, और पोरफायरिन रिंग पाया जाता है जो कलर प्रोवाइड करता है।
वन हेमोग्लोबिन की बात करें तो एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। एक सिंगल हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी। दूसरा कंटेंट बात हो गई ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसके बारे में भी एक खास बात आ जाती है। बोलोगे सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो रही, लेकिन रिवाइज करेंगे तो ये दिमाग में आ जाएगी। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये अकेला प्रोटीन नहीं है, इसमें प्रोटीन की 4 चेन पाई जाती है। छोटे छोटे प्रोटीन की 4 चेन पाई जाती है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स यूनाइट टू फॉर्म ग्लोबुलिन प्रोटीन। और कौन कौन सी चेन होती हैं? तो 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, ये एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड मिलके ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाते हैं। जब हम बात करेंगे एम्ब्रियो स्टेज में या फीटस, फीटस में बीटा चेन नहीं पाई जाती। फीटस में बीटा चेन की जगह पे गामा चेन होती है। सो 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन प्रेजेंट होती है फीटस ऑफ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के फीटस में। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है दोनों में अलग अलग काम करता है। यानी हेमोग्लोबिन जो एम्ब्रियो का है वो केमिकली थोड़ा सा अलग है, उसमें गामा चेन प्रेजेंट है, और एडल्ट में जो हेमोग्लोबिन है वो अलग है, इसको ध्यान रखना। जो एम्ब्रियो होता है उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एडल्ट के कंपैरिजन में। एडल्ट से ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पाई जाती है फीटल एम्ब्रियो में, और वो किसकी वजह से? इसी गामा चेन की वजह से। इसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है, उसके डिसोसिएशन की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये पॉइंट हमें याद रखना। तो एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा, और फीटस में या एम्ब्रियो में 2 अल्फा और 2 गामा चेन पाई जाती है। हेमोग्लोबिन को लेकर 2-3 पॉइंट हैं। अगर हेमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाए तो एनीमिया होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होगा तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो किस तरह का एनीमिया होगा उसे कहते हैं, हेमोग्लोबिन भाई रेड कलर दे रहा था तो कलर की कमी हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में कलर की कमी, और उसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। भाई कलर ही कम हो गया, हाइपो मतलब लो, क्रोमिक मतलब कलर, तो लो कलर एनीमिया यानी हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और अभी हमने जो परसेंटेज डिस्कस किया था 15 to 18 या 15 to 20 ग्राम परसेंट, उसी पे आएंगे जरा सा, एक मिनट के लिए उसको देखेंगे। 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैरीज 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो 100 ml ब्लड में कितना प्रेजेंट था? हम मान लेते हैं 15 ग्राम प्रेजेंट है। सो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन इंटू 1.3, तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा। यानी 100 ml ऑफ ब्लड विल कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने जो वैल्यू लिखी थी उसी वैल्यू से आया, यहाँ पे याद रखो। ये 15 से 20 हम बात कर रहे हैं कि 15 ग्राम मान लो, एवरेज मान लेते हैं। आप 18 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, हम आइडियली हम 15 मान के चल रहे हैं, जिससे हमें आगे समझने में आसानी होगी। तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरी करता है 1.3 ml ऑक्सीजन। 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। तो 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कितना कैरी करेगा भाई? तो उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 इंटू 1.3 कर लेंगे तो आएगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 ml ऑफ ब्लड विल कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं 20 ml पर डेसीलीटर। ठीक है, 20 ml पर डेसीलीटर। इसके लिए ये परसेंटेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, 20 ml पर डेसीलीटर। हंड्रेड ml ऑफ ब्लड विल कैरी 20 ml ऑक्सीजन। ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है, अगर हम बात करें, याद रखना इसको। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल
20 ml पर डेसीलीटर। तो पूरी बॉडी में कितना ऑक्सीजन होगा भाई? पूरी बॉडी में ब्लड कितना ऑक्सीजन लेकर कैरी करेगा? इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना प्रेजेंट होता है वो अभी हमने डिस्कस किया था क्लास की शुरुआत में, 5 लीटर अप्रोक्स पाया जाता है। तो अगर 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन है तो 5 लीटर में उसका 1/5 होगा, यानी लगभग ये आ जाएगा कितना, 20 ml इंटू 50, यानी लगभग 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमारे टोटल ब्लड में प्रेजेंट होता है, हमारा ब्लड एक बार में जो है कैरी करता है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, टोटल अमाउंट जो ब्लड है उसमें टोटल प्रेजेंट होता है कितना, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं जो उनकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि 1 आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल जो है उसके अंदर लगभग 300 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। So lots and lots of hemoglobin molecules are present in each of the RBC. एक RBC में 300 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और एक हेमोग्लोबिन हमने पढ़ा है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्स 1 RBC विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 बिलियन ऑक्सीजन को कैरी करता है एक सिंगल आरबीसी। और आरबीसी कितनी पाई जाती हैं? तो नोट करेंगे कि नॉर्मली अबाउट, अगर हम बात करें तो 48 लाख से लेके 52 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 48 लाख से लेके 52 लाख तक पाई जाती है। ये 4.8 मिलियन से लेके 5.2 मिलियन हम कहते हैं, और ये नॉर्मल है। इसमें भी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल में भी जो 5.2 मिलियन है वो हमें मेल में मिलता है, 4.8 मिलियन हमें फीमेल में मिलता है। और ये डिफरेंस भी क्यों है? ड्यू टू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेल जो है मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, और इसलिए उसमें आरबीसी का नंबर फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जिनमें हमें आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा मिलता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज में, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें आरबीसी हमें ज्यादा मिलता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें आरबीसी का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा मिलता है। जो एथलीट्स होते हैं, जो एथलेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रनिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, उनमें आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा पाया जाता है। एंड पीपल लिविंग ऑन हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, तो पहाड़ों पर रहने वाले, हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों में भी आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कितना है? 48 लाख से 52 लाख। और अगर ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए, इफ आरबीसी काउंट इंक्रीजेस देन नॉर्मल, आरबीसी का नंबर बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। वर्ड है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। और अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे कहते हैं एनीमिया। अगर आरबीसी काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो पॉलीसाइथीमिया, नॉर्मल से कम हो गया तो एनीमिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्लेन एरिया में रहते हैं और कभी पहाड़ों पर घूमने चले गए। पहाड़ों पर घूमने चले गए मतलब ज्यादा हाइट, जहां की हाइट लगभग 3500 मीटर या उसके ऊपर पहुंच गए, 3500 मीटर के ऊपर अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो हमें क्या होता है, ऑक्सीजन डेंसिटी वहां पर कम हो जाता है। और ऑक्सीजन डेंसिटी कम होती है तो हमें जो है नौजिया, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, मितली आने लगती है, और उसे बोला जाता है माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। वो तब होता है जब प्लेन एरिया में रहने वाले लोग अचानक से पहाड़ों पर चले जाते हैं और उनकी बॉडी
में जो आरबीसी का नंबर है वो उस हाई एल्टीट्यूड पे रहने के लिए अडाप्टेड नहीं है, तो उनमें ये एल्टीट्यूड सिकनेस पाई जाती है। ऐसा तो इसलिए वहां पर जगह जगह मेडिकल सेंटर बने होते हैं कि जहां भी किसी को लगे तो वो आधा एक घंटे, हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए वो मेडिकल सेंटर जाते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, तो वो एल्टीट्यूड सिकनेस से बच सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट आता है कि अगर वो वहीं पर उस हाई एल्टीट्यूड पर ही रहना शुरू कर दें तो 2, 4, 6 महीने बाद वो पाएंगे कि उनमें आरबीसी जो है नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गई। दैट इज एडाप्टेशन, वो वहां पर रहने की वजह से एडाप्टेशन। ऐसा नहीं कि आज हम प्लेन एरिया में रहते हैं, कल गए वहां पर और परसों आरबीसी बढ़ गई, ऐसा नहीं। एक लंबा ड्यूरेशन जब बिताएंगे, कंटिन्यूअसली लो ऑक्सीजन से बॉडी को जब जूझना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो बॉडी में उससे स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए आरबीसी का जो नंबर है वो बॉडी इंक्रीज कर देती है, बढ़ जाता है। ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पैन अगर हम बात करें तो 120 डेज का होता है, और डेली अबाउट अगर 120 डेज का लाइफ स्पैन है तो डेली लगभग 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है और 1% नई आरबीसी बनती है। तो डेली अबाउट 1% ऑफ आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड एंड अबाउट 1% ऑफ आरबीसीज आर न्यूली फॉर्म। और आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं तो कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होती हैं? स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय होती हैं, और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, बिकॉज दे गेट एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन।